तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप शुक्राणु जनन के बारे में। ठीक है, तो युग्मक जनन हमने वहाँ पर रोक दिया था, अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, युग्मक जनन क्या होते हैं? युग्मक जनन, तो युग्मक जनन वहाँ होते हैं युग्मकों के निर्माण को, युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन बोलते हैं। ठीक है, युग्मक जनन में हम दो चीज पढ़ने वाले थे, कौन कौन से? अंडाणु जनन, यानी पहले शुक्राणु जनन। ठीक, शुक्राणु जनन, फिर अंडाणु जनन, अंडाणु जनन। ठीक, ये चीज हम पढ़ने वाले थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि शुक्राणु जनन क्या होते हैं। तो भीषण में शुक्राणु का निर्माण ही क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन। और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण ही क्या कहलाता है? अंडाणु जनन कहलाता है। ठीक, इतना याद रखना कि भीषण में ही शुक्राणु का निर्माण होगा और अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होगा। तो हमने युग्मक जनन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अभी शुक्राणु कहाँ बनेंगे, कहाँ किस जगह पे बनेंगे वो जानेंगे। ठीक है, पहले बार आप समझ लीजिए कि युग्मक जनन क्या होते हैं। युग्मकों के निर्माण को ही युग्मक जनन बोलते हैं। युग्मक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन क्या होते हैं? भीषण में शुक्राणु का निर्माण ही शुक्राणु जनन कहलाते हैं। और अंडाणु जनन क्या होता है? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण ही अंडाणु जनन कहलाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि शुक्राणु बनता कहाँ है। शुक्राणु बनता कहाँ है? तो शुक्राणु आपका हमने पढ़ाया था भीषण में कि एक होती है शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका जो मैंने काट के यहाँ पर क्रॉस एक सट्रोली कोशिका बताई थी, एक शुक्रजन कोशिका बताई थी। और किसमें पाया जाता था? शुक्रजन नलिका में। ठीक है, तो शुक्रजन नलिका में एक शुक्राशय यानी शुक्रजन कोशिका पाई जाती थी, शुक्रजन कोशिका मिलती थी। उसका क्या काम था? तो मैंने सट्रोली का काम था, सट्रोली कोश का काम था पोषण प्रदान करना। और एक अंतराली कोशिका था जो कि नर हार्मोन्स उत्पन्न करता था, स्रावण करता था। अब यहाँ पर शुक्रजन कोशिका का काम है शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लें। शुक्रजन कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो क्या बनता है? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनेगा। ठीक है, शुक्रजन कोशिका का निर्माण होगा। यानी जब शुक्रजन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी जैसे जैसे रहता है वैसे रहता है। अब क्या होगा? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होगा। तब जाकर किसका निर्माण होगा? इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दो भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा। और ये बन जाएगा द्वितीयक शुक्रजन कोशिका बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। फिर इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होगा, अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होके ये क्या बना लेगा? शुक्रजन परशु शुक्राणु बना लेगा। ठीक है, अब इसी से शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। सीक्वेंस यदि आप याद कर लेंगे तो याद करने में कोई झंझट ही नहीं है, याद हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे किया कि शुक्रजन नलिका में पाई जाती थी दो प्रकार की कोशिका, एक सट्रोली कोशिका और एक पाई जाती थी शुक्रजन कोशिका। ठीक है, सट्रोली कोशिका जो होती है पोषण का काम करती है और अंतराली कोशिका जो होती है वो नर हार्मोन्स का स्रावण करती है। बाकी बचा था आपका शुक्रजन कोशिका जिसमें हुआ था समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन जब होता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। फिर जाकर प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है, यानी दो बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, फर्स्ट एक सेकंड।
तो प्राथमिक जनक कोशिका में अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है, तो यह 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे बनता है द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका का निर्माण होता है। फिर द्वितीय शुक्रजनक कोशिका में अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम परशु शुक्राणु कहते हैं। इसी से ही शुक्राणु बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक शुक्रजनक कोशिका में कुल 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4, यानी एक शुक्रजनक कोशिका में कुल कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? 4। ठीक है, तो सोचो कि प्रत्येक भीषण में 250 भीषण पिंडक होते थे और प्रत्येक भीषण पिंडक में 1 से 3 नलिका पाई जाती हैं और एक नलिका में शुक्रजनक कोशिका पाई जाती हैं और एक शुक्रजनक कोशिका में इतने शुक्राणु 4 पाए जाते हैं, तो 250 में कितना होंगे? बहुत सारे शुक्राणु पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका था शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, कैसे विभाजन। ये सीक्वेंस यदि आपने याद कर लिया तो याद करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो शुक्रजनक कोशिका आपका हो गया। अब पढ़ेंगे शुक्राणु का फिगर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आपने लिख लेना है, इसको आपको लिख लेना है और सीक्वेंस से एक बार कोशिश करोगे याद हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर फिगर आप देखिए कि ये मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ शुक्राणु का। ठीक है, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं केंद्रक। इस ऊपर वाले पोजीशन को कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, यानी नाभिक। इसको माइटोकॉन्ड्रिया इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है कि ऊर्जा उत्पादन करता है। इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, पूछ। इसे बोलते हैं शीर्ष यानी हेड, यानी इसके शुक्राणु के इसको मध्य बोलते हैं यानी मिडिल, और इसको तो जानते हैं पूछ बोलते हैं। ठीक है, जो सिर में कौन कौन से चीज पाए जाते हैं? न्यूक्लियस यानी नाभिक, और इस ऊपर वाले पोजीशन को एक्रोसोम बोलते हैं शुक्राणु को। बीच वाले भाग को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पोषक का काम करता है, इसे बोलते हैं टेल। जो टेल का होता है काम वह होता है तैरने का काम होता है। क्या होता है? तैरने का काम होता है। अब तैरने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? खान पान बिल्कुल जरूरी है, तो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया से इसको मिलता रहता है पोषक, यानी मिडिल भाग कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी इसका शीर्ष में क्या होता है? एक्रोसोम और नाभिक। ठीक है, मध्य में तो नाभिक पाई जाती है। एक्रोसोम का क्या काम होता है? एक्रोसोम में कई पोषक पदार्थ निकलते हैं, जैसे एंजाइम निकलते हैं, जो कि क्या करते हैं? अंडाणु के चारों तरफ लेयर होते हैं। क्या होते हैं? लेयर, जिसे जोना पेलुसुडा बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें एक्रोसोम नहीं पाया जाता तो क्या यह अंदर जा पाता? शुक्राणु बिल्कुल नहीं जा पाता। तो इसका एक्रोसोम में से एक एंजाइम निकलती है, वो क्या होता है? जब यहाँ पर शुक्राणु जाता है तो वो एंजाइम स्रावित करता है, जिससे वह एक जोना पेलुसुडा को चीरते हुए भेदते हुए वो अंदर अंडाणु के अंदर चला जाता है। तो इसका काम होता है कि अंडाणु के जोना पेलुसुडा को भेदते हुए अंदर जाना। अगर ये ना होता तो शुक्राणु अंदर बिल्कुल नहीं जा पाता। ठीक, तो ये आपका था शुक्राणु का फिगर। ठीक है, हमने नर भाग और मादा भाग पढ़ लिए डिटेल में। अब मादा भाग के जो स्ट्रक्चर होते हैं, अंडाशय प्राथमिक अंग होते हैं, वो लिस्ट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप जितना आज पढ़ाया गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।